नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी कक्षा 10वीं का आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साइंस का पेपर यानी विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस बार हम आपके कक्षा 10 की भी तैयारी इसी चैनल पर करवाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं वो आप साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हुए जाएं और लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। सबसे पहले आपके लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र के ऊपर नामांकन अनिवार्यता लिखें, फिर उसके बाद में सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। इस तरह से आपके निर्देश है वो आपको पढ़ लेने हैं। अपन बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा। इसके अंतर्गत आपके कुल 12 प्रश्न रहेंगे अवसर के, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो है COOCl2 यानी ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है, यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि जल में सिरका डालने पर वह अपनी स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो विद्यार्थियों, ये प्रकाश के अपवर्तन जो घटना है उसको दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, विद्यार्थियों जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या और फिर उसका सही ऑप्शन उत्तर है वो आप जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। तो एक्स पदार्थ का नाम क्या है ये आपको बताना है। सफेदी के लिए क्या होगा विद्यार्थियों? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 की पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो पुष्प में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कौन सी कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, कौन सी ऐसी अधातु होती है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 की प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध क्या होता है? इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, जिसमें उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र फल पर और उसके ताप पर। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 इसी का कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा वो होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर श। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती हैं। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द, त्वचा का कैंसर। और अंतिम प्रश्न है अवसदिका की अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। तो खेजड़ी वृक्ष से। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें हो जाएगा एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH है। और उसी तरह से दूसरा आपके जो रिक्त स्थान है कि आधुनिक अपवर्तन सारणी में वर्गों की संख्या यानी उद्धव स्तंभ और समूह की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो यहाँ पे 18 लिखना है आपको। उसी तरह से तीसरी खाली जगह है कि नर में खाली जगह हार्मोन का स्रावण होता है। तो नर में कौन से हार्मोन का होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है।
और फिर उसके बाद में चौथी खाली जगह है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है, तो इसमें हो जाएगा रंध्रों। और अगले खाली जगह है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है। और छठी खाली जगह है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो विद्युत मोटर आ जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न है वो तीसरे प्रश्न के अंतर्गत हैं, आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी इनके उत्तर हैं बिल्कुल आपको छोटे छोटे शब्दों में देने हैं, एक एक नंबर के ये प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए कि कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण है वो क्या हो जाएगा? C+O2 यानी CO2, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। तो बेकिंग पाउडर के दो घटक आपको लिखने हैं, तो इसमें हो जाएगा बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कौन कौन सी दो धातु पाई जाती हैं? तो इसमें आपका एक तो सोना हो जाएगा और एक हो जाएगा प्लेटिनियम, ठीक है ना। ये दोनों ही धातुएं हैं, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 की एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो एथीन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा C2H4, क्या हो जाएगा? C2H4। अगला प्रश्न है पांचवा कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेडिफिर ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? दो उदाहरण बताइए। तो इसमें दो उदाहरण आपको बताने हैं। तो इसमें हो जाएगा एक तो जेमेनियम और दूसरा हो जाएगा स्केडिनियम, ठीक है ना। स्केडियम एक स्केडेनियम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा जेमेनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण लिखिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ये ऑक्सिन होता है। कौन सा? ऑक्सिन आप नाम लिख सकते हैं, ऑक्सिन, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 7 की IUCD का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम आपको आता है तो आप जरूर बताइएगा। इंट्रा, फिर उसके बाद में आगे वाला नाम है वो आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अमीटर और वोल्वोमीटर का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो अमीटर का प्रतीक है वो V है, सॉरी अमीटर का A है और वोल्वोमीटर का V है प्रतीक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद में अगला है कि किसी सड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। तो इनकी चुंबकीय रेखाएं खींचनी है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो हम भोजन को गर्म करने के लिए LPG और विद्युत उपकरण का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये अधिक ऊष्मा देते हैं, धुआं नहीं करते हैं और भंडारण और परिवहन में भी इसकी आसानी होती है। अगला है कि जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? विद्यार्थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे कि साग सब्जी हैं, 1-2 दिन के बाद में जीवों के कारण ही वो खत्म हो जाते हैं या फिर बाँच जाते हैं, फिर उसके बाद में तो वो होते हैं जैव निम्नीकरण। और एक होते हैं फल। तो इस तरह से आप इनके उदाहरण बता सकते हैं। अगला है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं? अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 4। ये बड़े बड़े हैं तो इनके उत्तर आपको याद करने हैं। इन प्रश्नों को आप छांट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि गैंग व एनोड पंख पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 5 है कि साइक्लोपेटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे? प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित के उदाहरण देकर समझाइए। सकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 7 है कि न्यूलैंडस के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? ये सारे के सारे प्रश्न आप साथ लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? प्रश्न संख्या 9 है कि लाइजोपस में बीजाणु और समासंग को चित्र सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 10 है कि मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? प्रश्न संख्या 11 है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 12 है विद्युत परिपथ के लिए ओम के नियम लिखिए, इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए और V और I के मध्य आरेख बनाइए। प्रश्न संख्या 13 है कि धारावाहिक साढ़
जिन्हें छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और आवश्यकता चित्र भी बनाइए। प्रश्न संख्या 14 है कि ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके 2-2 नंबर के थे। आगे वाले प्रश्न हैं आपके 3-3 नंबर के हैं और दीर्घ उत्तरात्मक यानी इनके उत्तर बड़े बड़े लिखने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया ZnO+C और ZnCO में किस पदार्थ का उपचयन एवं किसका अपचयन हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 निम्न को समझाइए। मानव में इंसुलिन हार्मोन का कार्य लिखिए। मानव में थायरॉइड हार्मोन का कार्य लिखिए। चित्र बनाकर मानव के 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बताइए। ये प्रत्येक प्रश्न है, इनमें 1-1 नंबर का रहेगा, तो ये 3 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया और क्यों। प्रश्न संख्या 20 है कि प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या तात्पर्य है। आवश्यक चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर गैस बनती है, तो गैस का नाम लिखना है। अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। गैस की पहचान कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी बनाना। ये नहीं आता अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो इसमें इस तरह से ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है निम्न को समझाइए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव श्वसन क्रिया में अंत श्वसन उच्च वसन में अंतर लिखिए। अथवा में मिल जाए उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 23 है कि गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह की परिपाटी को समझाइए। और इसी में दूसरा आपको मिल जाएगा उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए जब किसी बिंब को 2f1 और f1 के बीच रखा जाता है। अथवा मिल जाएगा इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण चित्र बनाइए। और इसी में दूसरा मिल जाएगा एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ बताइए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 10 का आपके विज्ञान विषय का पेपर। अगले भी पेपर में लेकर आने वाला हूं। पेपर आपके बहुत बड़े बड़े हैं, तो पूरा पेपर समझाना मेरे लिए इतना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेपर होते हैं, उत्तर भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको जरूर मैं बताऊंगा। और साथ ही छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी हर पेपर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारे पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।